बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू दिस स्टोरी, एक चीज जान लो, ये एक किलर के ऊपर स्टोरी है तो थोड़ी डार्क तो होने वाली है। ये भी जान लो कि इस सीरीज ने 4 सीजन अवार्ड भी जीता है और जॉनरे है साइकोलॉजिकल हॉरर सेनेन। तो हैव फन वॉचिंग। मार्केट में एक औरत शॉपिंग कर रही होती है तो एक दुकान के पास जाके रुकती है। दुकानदार कहता है, मैडम इससे सस्ते में आपको कहीं नहीं मिलेगा और क्या क्वालिटी माल है हमारा। दुकानदार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। क्या सुंदर लड़की है यार, काश मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर सकूं। आप 2 सलाद पैक कर दीजिए और 10-20 रुपए कम जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बस अभी पैक कर देता हूँ, अगली बार जरूर आइएगा। ज़ैनोफ की इनर थॉट से उसका इंट्रोडक्शन होता है। मैं 15 साल का था जब पहली बार किसी को मारा था। वो एहसास मैं भूल ही नहीं सकता। अपने पसंद की लड़की को काट के रख देने का जो थ्रिल है उसकी बराबरी मेरे लिए कोई चीज नहीं कर सकती। मगर अपनी इसी आदत की वजह से जो मुझे 20 साल तक जेल में रहना पड़ा, उन 20 सालों में मैंने अपनी जिंदगी को सिर्फ कोसा ही है। पता नहीं, एक अजीब सा कीड़ा है मेरे अंदर। किसी भी लड़की को देखता हूँ तो उसे काट देने का मन करता है। इस अर्ज को दबा के रखना कितना मुश्किल है ये मैं ही जानता हूँ। 3 साल हो गए मुझे जेल से छूटे और आज भी मुझे अपने माँ बाप की आखिरी बात एकदम साफ साफ याद है कि मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मेरे पास इकलौता रास्ता सिर्फ यही बचा है कि मैं अकेले ही रहूं। पता नहीं मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ। ज़ैनब सोच रहा होता है कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है और ऐसे ही वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले और शांति से काट सकता है। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। बारिश होने लगी, दुकान बंद कर देता हूँ। उसकी नज़र एक छोटी बच्ची पे पड़ती है जो लाचार बारिश में भीग रही होती है। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तुम एक काम करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी ऐसे, तुम अंदर आ जाओ। तो बच्ची उसके साथ अंदर आ जाती है। ज़ैनब सोचता है कि इस छोटी बच्ची के शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको अब्यूज किया गया हो। उसके कपड़े गंदे होते हैं तो वो अपनी टी शर्ट दे देता है। खाने के लिए भी पूछता है, तुम्हें बर्गर पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। जब छोटी बच्ची अपना नाम उसको एलिस बताती है तो वो कहता है कि ये तो बड़ा प्यारा नाम है। वो इस बात को सुन के ऐसे खुश होती है जैसे पहली बार किसी ने तारीफ करी हो। ज़ैनब सोचता है कि उसे बच्चे पसंद है। उनकी प्रेजेंस में वो अपने इविल नेचर को भूल जाता है। बर्गर एलिस को बहुत पसंद आता है और अपने खाने की तारीफ सुन के ज़ैनब को बड़ी खुशी होती है और खाते खाते आपस में बातें भी शुरू हो जाती हैं। तुम कितने साल की हो? 8 साल की। और आप कितने साल के हो? 38 साल का। वाह, आप तो बहुत बड़े हो। आप मेरी मम्मी से 10 साल बड़े हो। ये बोलते ही बच्ची तुरंत चुप हो जाती है, जिसको सुन के ज़ैनब को लग जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ। तो वो उसे कहता है, अगर तुम्हें आज यहीं रहने का मन है तो तुम यहीं रह सकती हो, बट कल घर चली जाना। तुम्हारी मम्मी चिंता कर रही होंगी। नहीं, वो नहीं कर रही होंगी। तो अच्छा, पापा तो होंगे ना? मेरे पापा नहीं है। मम्मी मुझसे हमेशा कहती है कि तुम्हें कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ज़ैनब इस बात से उससे रिलेट कर जाता है तो उसे कहता है कि बिल्कुल भी ऐसा सच नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे मिलकर के बहुत खुश हूँ। तो पैदा होने के लिए शुक्रिया एलिस। बच्ची का रिएक्शन ऐसा होता है कि उससे पहली बार किसी ने प्यार से बात करी हो। वो कहता है कि तुम्हें जितना मन है तुम उतनी देर यहाँ रुक सकती हो, जिस पे बच्ची उसको शुक्रिया बोलती है। ज़ैनब को ख्याल आता है, मैं हमेशा से एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, शायद ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। अगले दिन एलिस को नए कपड़े दिलाने के लिए वो शॉपिंग पे ले जाता है। अरे ज़ैनब भाई, इतनी क्यूट सी बच्ची कौन है? दुकानदार को ज़ैनब कहता है कि ये मेरी भतीजी है और मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। एलिस उनको हेलो बोलो। फिर ज़ैनब और दुकानदार मिल करके उसको सजा धजा के क्यूट सी गुड़िया बना देते हैं। ज़ैनब को लगता है कि शायद ये भी एक तरीका है प्यार जताने का। इस बच्ची के लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिंसियरली ही कर रहा हूँ। एक हेयर पिन, हाँ ये तुम पे बहुत बढ़िया लग रही है। इस हेयर पिन पे जो फ्लावर है इसको आयरिस कहते हैं, जो कि तुम्हारे नाम से मिलता जुलता है। फ्लावर्स की लैंग्वेज में आयरिस का मतलब है प्यार। तो प्यार की ताकत तुम्हें हमेशा बुरी चीजों से बचाएगी। अंकल आप कमाल हो। छोटंकी अंकल किसको बोल रही है? एलिस और ज़ैनब को साथ रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं। आसपास के लोग पहचानने लगते हैं कि ये लोग साथ रह रहे हैं। मैं घर आ गया एलिस। अरे आप आ गए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। शुक्रिया, यू आर वेलकम। इन कुछ दिनों में इन लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है और गहरा अटैचमेंट हो जाता है एक दूसरे से। ज़ैनब को लगता है ये क्या अजीब सी फीलिंग है, ये मेरी असली बेटी नहीं है, फिर भी किसी भी तरीके के दुख और दर्द से मैं इसे बचाना चाहता हूँ। शायद इसे ही प्यार कहते होंगे। एक सपना। ही रियलाइजेस उसके अंदर का राक्षस जाग रहा है और लड़की को मारने के 100 ख्याल उसके दिमाग में दौड़ रहे हैं। हे एलिस उठ जाओ, सुबह हो गई, चलो मुंह धो लो और मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। मॉर्निंग वॉक पे पार्क में? नोटिस की घड़ी में रात के 12:45 बज रहे हैं, तो इस टाइम वो बच्ची को कहाँ ले जा रहा होगा। बट जल्द ही पता चलता है कि वो बच्ची को पुलिस के हवाले करने जा रहा है, क्योंकि उसके साथ रहना बच्ची के लिए ठीक नहीं है एंड ही नोज इट। एलिस कहती है कि घर चल के हम लोग पिक्चर्स बनाएंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, इस बार आप मेरी पिक्चर बनाइएगा। ठीक है, बना दूंगा, बट मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, बस आप प्रॉमिस करिए कि आप बनाएंगे। वो मन में सोचता है, मुझे माफ करना, लेकिन अब तुम मेरे साथ वापस नहीं जा रही हो।
बारिश शुरू होने लगती है। तो कहता है कि यार अम्ब्रेला तो मैं लाया नहीं हूँ। तो एलिस रिप्लाई करती है कि मुझे बारिश में ठंड नहीं लगती, क्योंकि जब तक मैं आपके साथ हूँ मुझे बस उसी में सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलता है। पीछे से आवाज आती है, एलिस तुम तो वही दुकानदार हो ना। एलिस अपनी माँ को देख के सहम जाती है। तुम्हें पता भी है मैं तुमको कब से ढूंढ रही थी, इधर आओ। नहीं मैं नहीं आऊंगी, मैं अंकल के साथ रहूंगी। कमीने तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया, क्या किया तूने उसके साथ। मम्मी आप बकवास मत करो और चुप हो जाओ। जैनब बीच में आके कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, दरअसल ये बच्ची मेरी दुकान के बाहर भीग रही थी तो मैंने उसे अपने यहाँ शेल्टर दे दिया था। मैंने ही उससे कहा था कि जब तक तुम्हारा मन है यहाँ रुकने का तब तक तुम रुक सकती हो। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको बहुत चिंता में डाला। एलिस का जरा भी मन नहीं था जैनब को छोड़ने का, लेकिन जैनब के कहने पे जाओ एलिस, अच्छे बच्चे की तरह अपनी मम्मी के पास जाओ। एलिस तब अपनी मम्मी के पास वापस जाती है। चलो हम यहाँ से दूर जा रहे हैं एलिस। जैनब कहता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। आई होप कि एलिस तुमको दुनिया भर की खुशियाँ मिले। बारिश में काफी आगे पहुंचने के बाद उसकी माँ उसको घसीट के जमीन पे पटक देती है। बेवकूफ लड़की, तुझे पता था मैं कब से तेरी चिंता कर रही थी। एलिस अपनी मॉम से माफी मांग रही होती है कि अचानक क्यों तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो, तुम्हारी दिक्कत क्या है आखिर। उसकी माँ की यादें हमारे सामने आती हैं तो दिखाया जाता है कि बचपन से ही एलिस को वो अब्यूज करती आई है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने जैनब को देखती है कि उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है। सालों से जिन अर्जेस को वो कंट्रोल कर रहा था एकदम से रिलीज हो जाती हैं। औरत को मार देने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि वो इंसान नहीं राक्षसी है। एक नॉर्मल लाइफ जीना शायद उसके लिए कभी बना ही नहीं था। नेक्स्ट वी सी जैनब पुलिस के पास जाके उनको बताता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक लड़की को अगवा कर लिया था और जब उसकी माँ उसको लेने आई तब मैंने उसे मार दिया। प्लीज उस बच्ची को अपनी पुलिस प्रोटेक्शन में ले लीजिए। मीडिया इस इंसिडेंट को तुरंत कवर करती है और जैनब के बारे में सबको पता चल जाता है। पब्लिक में उसका निकनेम बुचर पड़ जाता है। उसके नेबर्स वगैरह किसी को यकीन ही नहीं होता कि वो एक ऐसा काम कर सकता है, जबकि वो कितना सीधा और अच्छा दिखता था। उस पे बहुत सारी धाराएं लगती हैं, मर्डर, किडनैपिंग, म्यूटिलेशन, वही सारी जो उसे पहले भी लग चुकी हैं, लेकिन इस बार उसको डेथ पेनल्टी मिली है। जैनब जेल में बैठा पछताता है कि उसने जिंदगी में अपने अराउंड के लोगों को सिर्फ दर्द ही दिया है। एलिस के बारे में सोचते हुए वो वार्डन से एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक पेंसिल और पेपर मिल सकता है क्या। 10 साल बीत जाते हैं। दिखाते हैं एक प्रिजन म्यूजियम में एलिस जो बड़ी हो चुकी है घूम रही होती है। घूमते घूमते उसकी नजर एक आर्ट वर्क की तरफ पड़ती है और उसको देख के वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। इन 10 सालों में जैनब ने अपनी ड्राइंग इतनी अच्छी कर ली थी कि वो एलिस की एक अच्छी सी ड्राइंग बना सके। और कल उसका आखिरी दिन होता है। वार्डन दरवाजे पे आके कहता है तुम्हारे लिए एक विजिटर आई है, उसने अपना नाम एलिस बताया है। वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि सच में। फिर वार्डन जैनब को लेकर के जा रहा होता है। जैनब एक तरफ तो खुश होता है कि वो फाइनली एलिस को देख पाएगा, दूसरी तरफ वो ये भी सोचता है कि जो मैंने किया है उसके बाद मैं कैसे उसे फेस कर पाऊंगा। तो जब वो शीशे के सामने एलिस को देखता है तो एक नफरत से भरे चेहरे के बजाय उसका चेहरा खुशी से भरा होता है। एलिस को इतना बड़ा और मेच्योर देख के उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मुझे देखने आने के लिए शुक्रिया। इन 10 सालों में मुझे बहुत पछतावा हुआ है। अगर हम लोग मिले ही ना होते तो मैंने तुमसे इतना कुछ छीना ही ना होता। एलिस उससे कहती कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कतें आई। नॉर्मल लाइफ से मेरी लाइफ भले ही चेंज हो गई हो, मगर आपकी पेंटिंग देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आपको एक बात जरूर बता के रहूंगी। मुझे आपसे मिलने का कोई पछतावा नहीं है। मैं इस चीज़ को ठुकरा नहीं सकती हूँ कि लाइफ में पहली बार आप ही ने मुझे लव एंड केयर दिखाया था कि वो होता क्या है। तो पैदा होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैनब को यकीन नहीं होता है कि शुक्रिया, वो मुझे शुक्रिया कह रही है। फिर वो रियलाइज करता है कि यही बात उसने 10 साल पहले खुद उससे कही थी। और फिर वो एलिस के सामने वहाँ फूट फूट के रोने लगता है। जैनब एलिस से कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ कि और तुमने क्या क्या हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करी। तो कहती है बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन आप अपने बारे में भी बताइए। वो सोचता है कि वो तो कल मरने वाला है, लेकिन ये थॉट वो तुरंत हटा देता है। तुमने मुझे ये सिखाया है कि ड्राइंग करने में कितना मजा आता है। तो एलिस कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं ऐसा किया। वार्डन कहता है कि तुम्हारा समय हो गया है। तो जैनब कहता है ठीक है, मैं आपसे फिर मिलूंगी और अगली बार आपकी पिक्चर मैं बनाऊंगी। उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा, अपना ख्याल रखना। इन 10 सालों में जैनब के लिए वार्डन भी सिंपैथी गेन कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम सेटिस्फाइड तो हो ना। तो वो कहता है हाँ, आपने मुझे एलिस से मिलने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वार्डन पूछता है उससे आखिरी में तुम कुछ खाना चाहोगे। जैनब पूछता है क्या मुझे बर्गर मिल सकता है। वार्डन रिप्लाई करता है हाँ क्यों नहीं।